हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, किस तरह से सॉल्ट मार्च एक तरह से क्या करता है, ट्रिगरिंग पॉइंट रहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बड़े ढोल नगाड़ों के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन इवेंचुअली वो जिस तरह से अनफोल्ड होता है, मारा पिटाई हो जाती है और फिर वायलेंस के कारण क्या होता है, कॉल ऑफ करना पड़ता है गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड दी सब्सिक्वेंट इवेंट्स। वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो स्टोरी वाला जो पार्ट था वो आपने पढ़ लिया। अब वो स्टोरी में हम क्या करते हैं, इवेंट्स को एनालाइज करते हैं। मतलब जैसे आपने कहानी देख ली, पिक्चर देख ली ना, अब उस पिक्चर को देखने के बाद बोलते हैं यार इसकी एक्टिंग बढ़िया थी, तो वो एनालाइज करने वाली चीज अब यहां पे आती है। तो सवाल ये है जो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी संभाला था, जिस सवाल को, उसी सवाल को यहां फिर संभालना है। कनेक्ट द टॉपिक, ठीक है। देखो अगेन पॉइंट इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट एंड आई विश कि आप समझ चुके हैं अभी तक कि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, ठीक है। जस्ट दी फिगर्स, फैक्ट्स फिगर्स, मतलब फैक्ट्स फिगर्स, इवेंट्स, डेट, टाइम, ये सारी चीजें बदलती है, बाकी हिस्ट्री एक पैटर्न में दौड़ लगा रही होती है। तो जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपने पूरा समझा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया था ना, तो वैसे ही यहां पे भी अलग अलग सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक्स। अब क्या हो रहा है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो वो अलग अलग ग्रुप्स कौन से थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? तो वो अलग अलग ग्रुप में, जैसे अगर आप देखेंगे गांव में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, शहर में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है। तो वो अलग अलग सोशल ग्रुप जो है उनके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक। मैं आपको यहां पे जो चार्ट बता रहा हूं ना, ये चार्ट जो है ये विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 सेक्शन ध्यान रखना है आपको। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो रिच पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्कर्स थे और विमेन थी, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो गांव में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर किसान जो थे, लैंडलॉर्ड जो थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और गरीब किसानों ने भी पार्टिसिपेट किया था। गांव की महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था और अब शहर की महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। शहर में इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में है, अपोजिट का साइन बना दिया मैंने। कैसे? तो लास्ट में फिर समझाऊंगा एक बार। वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखोगे और वर्कर्स को देखोगे, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में खड़े, अपोजिट में खड़े। कैसे? वो मैं आपको आखिरी में अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी समझने के लिए, चीजों को कनेक्ट करने के लिए इतनी चीज ध्यान रखना है आपको कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, मतलब क्या है कि हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स और विमेन, ये पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है। क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए इन लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कैसे मूवमेंट को देखा, वो सारा सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारा नोट्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, क्विज होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं। इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करो, इस पासकोड के इस्तेमाल से सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करो एंड हियर वी गो। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो ये चार्ट समझ में आ गया ना, लास्ट में एक बार फिर रिविजिट करेंगे हम इसे, बाकी अभी यहां ये समझो। तो जो रिच पीजेंट्स थे ना, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया? तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, ठीक है। जो आपने अभी देखा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस वाले टॉपिक में, क्या देखा था टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस वाले टॉपिक में, कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट को शेप कर रहा था। अब ये कोई भी शब्द जो लिखा रहता है ना एनसीईआरटी में, हवा में नहीं लिखा रहता है, उसको कनेक्ट करना सीखो। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का इंपैक्ट क्या हुआ था कि फार्मर्स वर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस, ठीक है। उनके पास पैसों की कमी हो रही थी, इसके कारण से वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। ये समस्या से जूझ रहा था, पूरा का पूरा कंट्री साइड जो था वो टर्मोइल में था। ध्यान आया, कनेक्ट किया। तो वैसे अगर आप यहां देखोगे तो जो रिच पीजेंट्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनका क्या पार्टिसिपेशन था? क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, मतलब जो प्रोड्यूस करते थे, अमीर किसान थे ना, सब बेच देते थे और
रोकड़ा जो था, हार्ड कैश जो था, वो पैसा कमाते थे वो। लेकिन अब क्या हो रहा है, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। अब जब कमर्शियल क्रॉप्स की कीमतें गिर रही थी, ट्रेड डिप्रेशन था, वो अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके चलते दे वर रनिंग शॉर्ट ऑफ द कैश। ठीक है, उनके पास में पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। और साथ ही साथ में क्या है, ठीक है, साथ ही साथ में देखोगे इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। अब जब उनके पास पैसा नहीं था, प्राइसेस गिर रहे थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। तो जो गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू डिमांड करती थी ना, लाओ अमीर किसानों ने टैक्स दो, तो क्या वो पैसा नहीं पे कर पा रहे थे, वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द रेवेन्यू डिमांड। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी लैंडलॉर्ड्स ने, किससे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कि थोड़ा कुछ रेवेन्यू डिमांड वगैरह रिड्यूस कर दो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि कोई रिड्यूस नहीं करेंगे, हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं। तो द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रेजेंटमेंट। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना होगा कि द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रेजेंटमेंट। अब क्या है कि जब गवर्नमेंट ने मना बोल दिया कि नहीं नहीं, आपके सामान बिके या ना बिके, हमें तो रेवेन्यू चाहिए हमारा, तो इसके चलते क्या है कि जो रिच पीजेंट्स थे ना, वो पूरे के पूरे क्या है, एक तरह से आक्रोश में खड़े हो गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइप से तो ऐसे कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि एक मस्त प्लान बनाते हैं, क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से हटाने का प्लान बनाते हैं। तो दे सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसीडरिंग दिस। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा है, उम्मीद है कि अगर मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ तो शायद ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। ठीक है, तो उनकी अपनी परेशानी थी, क्या परेशानी थी, फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। तो जो रिच पीजेंट्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब यह था कि जो हाई रेवेन्यू हमें पे करना पड़ रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई जाए, उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के सामने लड़ा जाए। और उसका तरीका क्या था, उसका तरीका यह था कि लेट्स सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो विद दिस आइडिया दे सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के लाया, बोला कि पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक सेक्शन जो है, ठीक है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो रिच पीजेंट्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखना या पार्टिसिपेट करने का पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हाई रेवेन्यूज थे उसमें रिलैक्सेशन मिले, एंड देयर पार्टिसिपेशन वाज अ टाइप ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन समझ में आया। अब क्या होता है, अब उन्होंने पार्टिसिपेट तो बढ़ चढ़ के किया, लेकिन जब 1931 में कॉल ऑफ कर लिया गया, गांधी इरविन पैक्ट के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, तब उन्हें बड़ा बुरा लगा। ठीक है, दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो व्हाट वाज देयर डिसअपॉइंटमेंट कि रेवेन्यू डिमांड तो कम हुई नहीं और तुमने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, और फिर जब वापस से रीलॉन्च किया गया ना, महात्मा गांधी लंदन से आते, लंदन से आके वो देखते कि यार यहां तो धोखा हुआ है, तो वो फिर से रीलॉन्च करते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब वापस से रीलॉन्च किया जाता ना, तो उस समय पे जो रिच पीजेंट्स थे, ठीक है, तो रिच पीजेंट्स वर लाइक दिस। क्या रिच पीजेंट्स का ये मानना था कि अब आप कॉल ऑफ करते हो सिविल डिसोबीडियंस को, फिर से रीलॉन्च करते हो, सब मूड खराब कर दिया, अब नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम। तो जब वापस से रीलॉन्च किया गया तो उसमें क्या है, उसमें उतना एंथुसियाज्म के साथ में रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना। एक तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। बहुत ही अच्छी किस्मत है ना, अगर आप मान लो कोई बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। नहीं तो क्या आ जाएगा, नहीं तो अलग तरीके से आ जाएगा, व्हाट वर द डिफरेंट ग्रुप्स हु पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अलग अलग ग्रुप्स कौन से थे, तो अलग अलग ग्रुप्स में जिससे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स में आपको ये तो मिल ही गए यहाँ पे, कौन, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रीज वर्कर्स। तो सारे ग्रुप्स के बारे में लिखना रहेगा। एक ग्रुप का पार्टिसिपेशन मैंने आपको समझा दिया, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है तो आपको सारे ग्रुप लिखना पड़ेंगे। लेकिन ठीक है, किसी कह सकते हैं बहुत ही खराब नक्षत्र में पैदा हुए तो क्वेश्चन नैरो डाउन करके सिर्फ इतना पूछ लेंगे वो, क्या कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट्स ने किस सोच के साथ पार्टिसिपेट किया। तो रिच पीजेंट्स ने इस सोच के साथ पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस सोच के साथ पार्टिसिपेट किया कि यहां आपको देखना होगा, चीजों को कनेक्ट करना होगा कि उनका ये मानना था हाई रेवेन्यू डिमांड वगैरह हम पे नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि सपोर्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तो कुछ फायदा मिल जाएगा, लेकिन दे वर डिसअपॉइंटेड। तो लिमिटेशन क्या रही, देखो हर चीज को समझते चलना कि व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो रिच पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन का लिमिटेशन ये था कि जब रीलॉन्च किया गया क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी लंदन से लौट के जब रीलॉन्च करते हैं तो दे वर नॉट एंथुसियास्टिक, दे वर लाइक तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, तो उनकी इच्छा नहीं थी फिर बाद में, क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कभी भी कॉल ऑफ कर देते क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा सेक्शन कौन सा था जिसने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो दूसरा सेक्शन था पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीजेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
तो जो गरीब पीजेंट्स थे उन लोगों के पार्टिसिपेशन की अब बात आती है। ठीक है, तो अब देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये कंट्रास्ट में है चीजें। तो रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स, अब क्या है, पुअर पीजेंट्स तो रिच पीजेंट्स से परेशान थे। कैसे, समझाता हूं। तो रिच, अगर पुअर पीजेंट्स की हम बात करें तो इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड्स। तो रेवेन्यू डिमांड्स, देखो रेवेन्यू तो क्या इन्हें भी पे करना पड़ता था, रेवेन्यू इन्हें भी पे करना पड़ता। तो उसके बाद में पुअर पीजेंट्स अधिकतर जो हुआ करते थे लैंडलेस लेबर वगैरह की तरह काम करते थे। तो ये किसके खेतों में काम करते थे, रिच पीजेंट्स के खेतों में ही काम करते थे। तो इन्हें रेवेन्यू भी डिमांड, मतलब इनकी डिमांड सिर्फ रेवेन्यू डिमांड कम करने तक नहीं थी। ठीक है, देयर पार्टिसिपेशन वाज नॉट लिमिटेड टू लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड्स। ठीक है, दे आल्सो हैड वन मोर डिमांड, क्या, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। लैंडलॉर्ड मतलब कौन हो गया, लैंडलॉर्ड मतलब हो गए रिच पीजेंट्स हो गए। समझना, कहानी को कनेक्ट करना। तो पुअर पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन का या फिर पुअर पीजेंट्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन था कि रेवेन्यू डिमांड को तो लो किया जाए, साथ ही साथ जो अनपेड रेंट है ना, जो हमें पैसा रिच पीजेंट्स को देना है, बड़े लैंडलॉर्ड्स को देना है, जैसे पाटीदार्स ऑफ गुजरात हो गए, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए। ठीक है, तो इन्हें जो हमें रेंट पे करना है, तो जो अनपेड है, जो बकाया है, उसको बका दिया जाए। ठीक है, जो बकाया रेंट है उसको क्या कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, माफ करवा दिया जाए। तो पुअर पीजेंट्स क्या चाह रहे थे पता है, पुअर पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन चाह रहे थे। किस पर्सपेक्टिव से, कि जो दूसरा एक सेक्शन पहले से पार्टिसिपेट कर रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, हम उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हमारी डिमांड रख सकें। समझ में आई मेरी बात, मतलब कि यहां पे क्या है, दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ। और देखो एक चीज और समझना कि पुअर पीजेंट्स जो थे ना, पुअर पीजेंट्स, अब क्योंकि पुअर पीजेंट्स एक तरह से क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में भी आवाज उठा रहे हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में तो उठा रहे हैं, रेवेन्यू डिमांड कम करवाना है वहां तक तो ठीक है। वो चाह रहे थे कि लैंडलॉर्ड वगैरह जो रिच पीजेंट्स जो है, तो इनके चंगुलों से भी हमें आजादी मिले। ठीक है, तो देयरफॉर दे जॉइंड वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। सोशलिज्म, ठीक है, ध्यान करो क्लास 9 में पढ़ा था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट्स क्या थे कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे जमीन छुड़ाई जाए, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का जो हमारे ऊपर कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाए। तो एट टाइम्स क्या हो जाता था कि ऐसे रेडिकल मूवमेंट जहां हथियार उठाने की जरूरत पड़ जाती थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी आपने देखा क्या कि बाजार्स वर लूटेड, ठीक है, हाउसेज ऑफ लैंडलॉर्ड्स वर बीइंग हॉन्टेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जाती थी। तो ऐसे रेडिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता था एट टाइम्स पुअर पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब क्या है, कांग्रेस इस चीज से खुश नहीं थी। ठीक है, इसे एनालाइज करना, कांग्रेस खुश क्यों नहीं थी इस चीज से पता है, कांग्रेस वाज एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। The Congress was unwilling to support no rent campaigns in the most places. No rent campaigns मतलब क्या है, ये इसी तरह के जो no rent campaigns थे ना, कि हमें लैंडलॉर्ड्स को जो अनपेड रेंट है वो माफ कर दिया जाए, हमारा पुअर पीजेंट्स की तो यही डिमांड थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिंपल सी चीज समझ में आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, इन लैंडलॉर्ड्स वगैरह के चुंगलों से छुटकारा चाह रहे थे पुअर पीजेंट्स, लेकिन कांग्रेस जो है इस चीज पे एप्रीहेंसिव थी। क्यों, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि मान लो अगर पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर दिया तो पहली चीज उनके मूवमेंट जो है, उनके मूवमेंट कभी भी क्या हो जाते हैं, रेडिकल हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर पुअर पीजेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो पुअर पीजेंट्स तो रिच पीजेंट्स के अपोजिट में डिमांड उठा रहे हैं। समझ में आया अपोजिट का साइन क्यों लगाया, पुअर पीजेंट्स तो रिच पीजेंट्स के अगेंस्ट में डिमांड उठा रहे हैं। तो अब हम दोनों एक म्यान में दो तलवार तो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पुअर पीजेंट्स ले दे के हथियार तो उठा ही लेते हैं, तो बेहतर है कि जो लैंडलॉर्ड्स है, रिच पीजेंट्स है, उन्हें अपसेट क्यों करें इन्हें मूवमेंट में जोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स इन दोनों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तालमेल बहुत कम था, ये चीज थी। दूसरा ग्रुप भी समझ में आ गया आपको। देखो अब क्या हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा ही कि what were the different sections, what were the different groups who participated in civil disobedience movement। उसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे नैरो डाउन करके, तो अगर आपसे स्पेसिफिकली पुअर पीजेंट्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, अच्छा ठीक है, क्या है, रेवेन्यू डिमांड कम करवाना चाहते थे, साथ ही साथ अनपेड रेंट जो है उसको रेमिट करवाना चाहते थे, लेकिन लिमिटेशन क्या थी, और पुअर पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन की उनकी लिमिटेशन ये थी कि वो क्या एट टाइम्स रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन कर लेते थे, व्हिच वाज नॉट अलाइंड विद द आइडिया ऑफ कांग्रेस, एंड कांग्रेस वाज आल्सो एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी कि यार हमारा तो फंड कहां से आ रहा है, रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के पास से आ रहा है, इन्हें हम नाराज करवा देंगे पुअर पीजेंट्स के चक्कर में तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आगे समझ में, अल्टीमेटली मनी मैटर्स, तो वो वाली चीज यहां पे देखने को मिली आपको। आया फिर क्या है, फिर जैसे अगर आप देखोगे, फिर अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब वो तो आपने गांव में देख लिया कि पुअर पीजेंट रिच पीजेंट, शहरों में क्या है, शहर में जैसे अगर आप देखोगे तो जो बिजनेस क्लास थे, ठीक है, बिजनेस क्लास थे मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या सोच के पार्टिसिपेट किया, तो यहां पे उन्हीं के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट
had made huge profits and become powerful. इंडियन मर्चेंट्स जो थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, तो उन लोगों ने खूब पैसा छापा. कैसे छापा? तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 5. वहां पे आपको कहानी को कनेक्ट करना है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज तो बम गोले बारूद बनाने में व्यस्त हो गई. अब ब्रिटेन की इंडस्ट्री बम गोले बारूद बनाई तो लोग गले में बम गोले बारूद लटका के थोड़ी ना घूमेंगे, शरीर पे तो कपड़े ही पहनना पड़ेंगे. तो फिर क्या हो गया? फिर इंडियन इंडस्ट्रीज ने कमांड संभाली. इंडियन इंडस्ट्रीज ने इंडिया के लोगों को भी कपड़े पहनाए और ब्रिटेन में भी कपड़े पहुंचाए. ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं किस तरह से क्या है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब यूरोपियन इंडस्ट्रीज वर बिजी इन वेपन प्रोडक्शन, ठीक है, एट दैट टाइम द बेसिक नीड्स वर बीइंग फुलफिल्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड दिस गेव द चांस टू इंडियन इंडस्ट्रीज टू ग्रो अप. ठीक है, और इससे क्या मिल गया? एक मौका मिला इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते, इसीलिए लिखा गया है यहां पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते इंडियन मर्चेंट्स और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, दे हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल. ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो उन्होंने खूब पैसा बनाया और पावरफुल बन गए. ठीक है, खूब पैसा बनाया और पावरफुल बन गए. अब जब पैसा आ जाता है, पावरफुल हो जाते हैं ना, तो दे ट्राई टू एक्सपैंड. ठीक है, तब उन्होंने क्या किया? एक्सपैंड करने की कोशिश की. किसने? तब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो तब एक्सपैंड करने की कोशिश करी मर्चेंट्स वगैरह ने, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ने. तो दे वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस. ठीक है, दे वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, बट ब्रिटिश रूल्स वर बैरियर. ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? जब वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने, अब क्या है, वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या करने की कोशिश करी? वापस से कब्जा करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं, इंडियन मार्केट को कैसे खोदे हम. ठीक है, अल्टीमेटली इकोनॉमिक पावर आल्सो मैटर्स. तो यहां पे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश रूल्स जो थे, ब्रिटिश कह सकते हैं जो यहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, तो दे ट्राई टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ओवर द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट. अब यहीं पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बुरा लग गया. क्या कि यार जब तक ये ब्रिटिशर्स रहेंगे ना, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. समझ में आ रही है मेरी बात? एक्सप्लेन करा मैंने आपको कि ये क्या कहानी चल रही है. क्यों इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा? क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे. उन्हें समझ में आ रहा था कि जब तक ब्रिटिशर्स रहेंगे, ब्रिटिशर्स इंडियन इंडस्ट्रीज को तो एक्सपैंड नहीं करने देंगे, फ्लरिश नहीं करने देंगे. ठीक है, तो यहां पे उन्होंने सोचा कि अगर हमें एक्सपैंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडियन मतलब ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश बैरियर से ऊपर आना होगा. किस प्रकार के बैरियर्स थे? तो जैसे दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स. ठीक है, मान लो क्या हो रहा है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में आप देख रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज ये लगी है, इंडियन इंडस्ट्रीज ये लगी है. बाहर से क्या हो रहा है? बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है हमारे देश में, ठीक है, बाहर से आना मतलब इनसाइड, कमिंग इनसाइड मतलब इंपोर्ट. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है, तो इस इंपोर्ट के अगेंस्ट में क्या दे दो? हमें प्रोटेक्शन दे दो. ठीक है, प्रोटेक्शन कौन देगा? यहां शक्तिमान खड़ा नहीं करोगे आप. प्रोटेक्शन देने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है हमें क्या करे? बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं उनसे बचाए. लेकिन अब अभी स्थिति क्या थी कि गवर्नमेंट ही बाहर वालों की थी, तो बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं उन्हें कौन बचाएगा? ठीक है, तो उसके चलते सोल्यूशन क्या था कि ये गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए. ठीक है, ये गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए और एक इंडियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी जाए जो इंपोर्ट जो बाहर से हो रहा है उससे बचाया जा सके. ठीक है, तो इस तरह से दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. और फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्शन, फॉरेन रूल तो दिलवाएगा नहीं आपको डोमेस्टिक रूल चाहिए. उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट होगी तभी वो बता पाएगी कि ब्रिटेन से गुड्स मत लाओ. नहीं तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो तो बोलेगी कि यहां बनाओ और ले जाके बेचो इंडिया में. ठीक है, तो एक ये उनकी डिमांड थी. समझ में आ रहा है ना कि दे वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, बट देयर वर ब्रिटिश रूल्स व्हिच वर एक्टिंग एज बैरियर्स. ठीक है, और वही बैरियर्स से ऊपर आने की प्रयास कर रहे थे. प्रयास की चाह में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट. रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो क्या है? कितने लोगों को ये बुक पढ़ते, मतलब ये टॉपिक पढ़ते समय इसमें डाउट आया था? देखो मैं समझाता हूं. क्या होता है, उस समय पे जो करेंसी थी वो कौन सी थी? ब्रिटेन की स्टर्लिंग थी. और रुपी मतलब अपना रुपया. ठीक है, तो रुपया और स्टर्लिंग. अब रुपया और स्टर्लिंग जो होता है ना, जैसे आज आप इंडियन रुपी देखते हो, डॉलर देखते हो, तो उनके बीच में एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया. से एग्जांपल क्या है? 75 रुपीज इज इक्वल टू $1. ठीक है, तो ऐसा एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स होता है. अब उस समय पे क्या है? उस समय पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाह रहे थे कि रुपया जो हो वो स्टर्लिंग की अपेक्षा मजबूत हो, ताकि क्या हो, जब रुपया की वैल्यू ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? इट वुड डिस्करेज इंपोर्ट. ठीक है, लेकिन रुपया की वैल्यू ज्यादा कभी होने ही नहीं देगा ब्रिटिश रूल. ठीक है, रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज समझ में आया ना कि मतलब $1 के बदले में आप कितने स्टर्लिंग मतलब ब्रिटेन की करेंसी कितना बदलोगे, एक्सचेंज कितना करोगे. तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, एक्सचेंज रेशियो ऐसा होना चाहिए that would discourage import. ठीक है, मतलब क्या होगा? जब रुपया कमजोर होगा तो उसके चलते क्या होगा कि खूब इंपोर्ट किया जाएगा. लेकिन अब जब रुपया मजबूत हो जाएगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा. तो क्या होगा? यहां पे जो इंडस्ट्रीज है उन्हें फायदा होगा क्योंकि उनका सामान बाहर बिकेगा. सिंपल इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो यहां पे क्या है, वो ये चाहते थे कि इस तरह से रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज का रेशियो फिक्स किया जाए जिससे
इंपोर्ट डिस्करेज हो, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, ठीक है। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई जाती है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था, क्या है, देखो वही कांग्रेस का एक विंग बनाया गया जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन, बिजनेस क्लास के बारे में सोचे। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो पूरा ही हाईलाइट होना चाहिए था ना ये। तो यहां पे क्या है, जैसे आप देखोगे FICCI जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है, उससे स्टैब्लिश किया गया 1927 में, अगेन विच वाज अ बॉडी टू लुक आफ्टर द बिजनेस क्लास, ठीक है। ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिसिपेशन जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास का कैसा था। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि इंपोर्ट्स पे जो है उन्हें क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, ठीक, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन और एक्सपेक्टेशंस क्या थी, तो जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, GD बिरला, ठीक है, तो बिरला ग्रुप, तो यहाँ पे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, GD बिरला, दे सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सपोर्ट कर सकते, खूब पैसा था इनके पास, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खूब पैसा बनाया, तो दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, उन्होंने मना बोल दिया कि हम इंपोर्टेड गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इंडियन इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना है, ठीक है। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ क्या कह सकते हैं, हाउ द बिजनेस क्लास पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन थे, बिजनेस क्लास थी, दे केम टू सी स्वराज as a time when colonial restrictions on business would no longer exist, जो colonial restrictions थी उनसे आजादी मिल जाएगी, and trade and industry would flourish without constraints, तो जो ट्रेड होगा, इंडस्ट्रीज होगी, वो किसी भी प्रकार के बंधन के बिना, constraints मतलब बंधन, किसी भी प्रकार के बंधन के बिना ग्रो कर पाएगी। ये उनकी चाह थी, किसकी चाह थी, तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों की चाह ये थी, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, फेलियर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, में वही वहां पे क्या हो जाता है, खिचड़ी बन जाती, सब कुछ मेजर अचीवमेंट हाथ लगते नहीं, तो दे वर डिसअपॉइंटेड, उन्हें भी ऐसा लगा कि धत तेरी की, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, काम बिगड़ गया, वही वाला तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया। तो फिर जब क्या होता है, जब वापस से रीलॉन्च किया जाता तो उतने एंथुसियास्टिक थे नहीं, ठीक है, और उन्हें कुछ डर भी था। क्या डर था, दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ रही थी। मिलिटेंट एक्टिविटीज मतलब क्या है कि रेवोल्यूशनरीज खड़े हो रहे थे। अब वो रेवोल्यूशनरीज क्या करते थे, तो एट टाइम्स स्ट्राइक वगैरह करवाते थे, आवाज उठवाते थे। अब स्ट्राइक्स करना, आवाज उठाना, ठीक है, तो उससे होता क्या था, डिसरप्शन होता था बिजनेस का, बिजनेस रुक जाया करता था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि भैया लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, और वो लॉ एंड ऑर्डर कम से कम ब्रिटिशर्स के अंडर में है तो सही, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर तो है, तो जिससे हमारा तो काम चल रहा है, देश को आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, हमारा बिजनेस चलता रहे। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो इस पर्सपेक्टिव से सोचता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे हुई क्या, कि दे वर वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, और फिर उन्हें एक पल पे ऐसा लगा कि अच्छा है, ब्रिटिशर्स लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, ठीक है, मिलिटेंट एक्टिविटीज जो उन्हें कंट्रोल में रख पाएंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसी के साथ साथ में द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। एनसीईआरटी की एक लाइन जो होती है ना, बिलीव मी, ठीक है, आई एम सेइंग इट वेरी जेन्युइनली, कि एनसीईआरटी की एक लाइन जो होती है वो आपको बहुत कुछ बता जाती है, अगर बस ध्यान से पढ़ा जाए, पढ़ाने वाला हो तो। देखो अब यहां पे क्या लिखा है कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, सारी चीजें। लेकिन क्या होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। उन्हें ऐसा लगा कि यार कभी भी कॉल ऑफ कर देते हैं। फिर बाद में जब रीलॉन्च किया गया तो दे वर नॉट एंथुसियास्टिक। साथ ही साथ में दे हैड सम फियर्स। क्या फियर्स थे, कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं क्या है, उनके बिजनेस को डिसरप्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सही है। फिर साथ ही साथ क्या है, उन्हें एक चीज ये भी थी डर, कि कांग्रेस का आज हम सपोर्ट तो कर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ाना मतलब क्या है, सोशलिज्म, रशियन रेवोल्यूशन क्लास 9 के चैप्टर से रिलेट करो। सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ना मतलब कि कांग्रेस के लीडर्स की सोच ऐसी हो रही कि कैपिटलिस्ट ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, जो भी रिसोर्सेज है उसको क्या किया जाए, स्टेट कंट्रोल करे। तो हमारी इंडस्ट्रीज कल को अगर ऐसे लीडर्स के अंडर में देश आजाद हो जाता है और ऐसे लीडर्स के पास चली जाती है हमारी इंडस्ट्रीज, तो पता लग रहा है वो हमारे से ओनरशिप छुड़ा के सोशलिस्ट सोसाइटी बना देंगे रशिया की तरह। तो उन्हें यह भी डर था कि ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म जो है अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, दिस कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। और बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस के बारे में ही सोचेगा। तो वो चीज, वो समस्याएं आई यहाँ पे, ठीक है, वो समस्याएं आई। और इन समस्याओं के चलते, जैसे अगर आप देखोगे तो इन समस्याओं के चलते आपको क्या समझ में आएगा, इन समस्याओं के चलते ये मतलब एक लिमिटेशंस रहेगी, देवर फियरफुल ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स। कौन, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, बिग बिजनेसमैन जो थे, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 सेक्शन मैंने बता दिए,
वर्कर्स का मतलब पुअर पीजेंट्स का, रिच पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन, और उसी के साथ साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट का पार्टिसिपेशन। अब अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें वर्कर्स की, तो वर्कर्स ने क्या सोच के पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन वाज नॉट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। तो नागपुर वाले रीजन में जहां पे कह सकते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स जो थे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर साइड पे थे, तो वहां पे कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, नहीं तो अधिकतर वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। कारण क्या है? कारण समझाता हूं, देखो। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। एक म्यान में दो तलवार, अगेन वही वाली बात है, नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कांग्रेस के नजदीक चले गए ना, तो वर्कर्स को कांग्रेस ऑटोमेटिकली कैसे लगने लगी कि यार ये तो हमारी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दे रही है, और वर्कर्स हमेशा आवाज किसके अगेंस्ट में उठाते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में आवाज उठाते थे। तो वर्कर्स ऑटोमेटिकली कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ शिफ्ट होते चले गए। कम्युनिज्म, सोशलिज्म आइडियोलॉजिकल खेल है यहां पे, समझो जरा चीजों को, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कांग्रेस के नजदीक गए ना, तो वर्कर्स कांग्रेस से दूर होते चले गए। इसीलिए मैंने अपोजिट वाला साइन लगाया था वहां पे। अभी लास्ट में एक बार और समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो यहां पे आपको पार्टिसिपेशन समझ में आया। तो पार्टिसिपेशन वाज नॉट ऑन अ लार्ज स्केल, स्टिल पार्टिसिपेशन ऑफ सम वर्कर्स अडॉप्टिंग द आइडिया ऑफ गांधीयन प्रोग्राम वाज सीन, ठीक है। लेकिन गांधी जी का इन्फ्लुएंस जो था ना, उसके चलते क्या है, कुछ वर्कर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, ठीक है। वो स्ट्राइक्स पे उतरते थे, जैसे रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक 1930 में, ठीक है, एंड डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक 1932 में। तो पीसफुल स्ट्राइक्स जो कि कांग्रेस के बॉयकॉट का या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर था ना, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस wore गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रिलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं वर्कर्स ने अपने आप को क्या है, नॉन वायलेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया, गांधी टोपी पहन के उन्होंने क्या किया, एक तरह से प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, ठीक है। अब व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ कांग्रेस? क्या कांग्रेस ने वर्कर्स को बाहें खोल के वेलकम किया गया इस चीज के लिए? नहीं, कांग्रेस यहां पे भी अप्रीहेंसिव थी। जिस तरह से कांग्रेस ने सोचा कि यार रिच पीजेंट्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो पुअर पीजेंट्स को बुरा लग जाएगा, वैसे ही कांग्रेस ने यहां पे भी दिमाग लगाया, ठीक है। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, क्या दिमाग लगाया कि अगर हम वर्कर्स को ज्यादा पास में लाएंगे, वर्कर्स को अगर हम मूवमेंट में इंक्लूड करेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो बिजनेस क्लास है, उसे बुरा लग जाएगा। और बिजनेस क्लास तो हमें पैसा दे रही है, ठीक है, बिजनेस क्लास तो हमें पैसा दे रही है। तो इसके चलते क्या देखते हैं कि कांग्रेस का रिस्पांस जो था वर्कर्स पार्टिसिपेशन के टुवर्ड्स उतना ज्यादा कह सकते हैं ओपन हार्टेड नहीं था, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे वर कंसिडरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट मोर इंपॉर्टेंट देन दी वर्कर्स। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या लाएंगे? पैसा, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। आपने इनका पार्टिसिपेशन भी देख लिया। एक और ग्रुप है, टाउन्स में भी है और गांव में भी है, ठीक है, मतलब शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों जगह से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। एंड दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट करो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन आवर कंट्री इन अ ब्रॉड मूवमेंट विमेन पार्टिसिपेटेड एंड दैट ब्रॉड मूवमेंट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे आप विमेन का पार्टिसिपेशन देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ड्यूरिंग गांधीज सॉल्ट मार्च, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ विमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन हिम। अब जब गांधी जी वो 24 दिनों तक जा रहे थे ना, साबरमती से दांडी तक, तो वो 24 दिनों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकल के आई उन्हें सुनने के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो गांव में हाई कास्ट वुमेन जो है तो बाहर निकल के आई, उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया, साथ दिया, ठीक है, उन्होंने उनके संदेश को सुना। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। तो जो सॉल्ट लॉ वगैरह, जब मतलब दांडी मार्च चली, सॉल्ट मार्च के चलते जब गांधी जी ने वहां पे सी वाटर को बॉइल करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, तो जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशंस हुए इसी तरह से। तो दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट्स, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स, ठीक है। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन। अब देखो महिलाओं के साथ मतलब उस समय की और बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, हर चीज को वो क्या है अपने धर्म की तरह जोड़ लेती है। शादी हुई है तो पति की सेवा धर्म हो गया उनका, ठीक है। तो उस तरह से जैसे आप देखेंगे तो उन्होंने भी इस चीज को धर्म बना लिया। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम देश के लिए काम नहीं करेंगे तो हम पाप कर जा रहे हैं, तो पुण्य का काम है। तो इस तरह की भावनाओं के साथ में उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized। लेकिन ठीक है, यहां पे समझना कि women ने अपना पूरा योगदान दिया पार्टिसिपेशन में। महिलाओं ने अपने आप को क्या किया, झोंक दिया
ठीक है, उन्होंने इसे क्या मान लिया, अपने एक तरह से कह सकते हैं ना, उसको अपने धर्म के साथ जोड़ लिया, उसे एक सैक्रेड ड्यूटी मान ली कि ये तो मेरा धर्म बनता है, ठीक है, मैं सेवा करूं देश की। इस तरह से महिलाएं अपने आप को पूरा समर्पित कर चुकी थी। लेकिन उनका ये जो इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है, इंक्रीज्ड रोल जो आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से विमेन जो चीजों को विजुअलाइज कर रही है, मतलब इसका मतलब यहां पे ये समझना है, इससे ये नहीं हुआ कि महिलाओं की स्थिति रातों रात सुधर गई कि यार महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही, लाओ तो इन्हें हम क्या दे देते हैं कि बहुत सारी आजादी दे देते। नहीं, स्थिति महिलाओं की तब भी वैसे ही थी। एक्सप्लेन करूं इस चीज को, ठीक है। तो गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, ठीक है। तो महिलाओं का आज भी जैसे आप देखोगे तो डिस्पाइट देयर पार्टिसिपेशन, महात्मा गांधी खुद क्या कहते थे कि महिलाओं का काम जो है, ठीक है, वो क्या है कि वो अच्छी महिलाएं बनिए, मतलब अच्छी पत्नी बने, अच्छी मां बने अपने, मतलब, और उनका यहां पे कहने का मतलब ये था कि अच्छी मां बने इन द सेंस कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि बच्चे और देश में आगे काम करें, ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस का इन जनरल पर्सपेक्टिव देखें आप तो क्या था, कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कांग्रेस लेकिन इस तरह से थी कि हाँ अच्छा काम किया, बढ़िया, ताली बजा दी, आपने पार्टिसिपेशन दिया। लेकिन कांग्रेस उस समय पे भी क्या महिलाओं को कोई मेजर ऑफिस होल्ड करने की आजादी नहीं दे रही थी कि आप ये डिपार्टमेंट संभाल लो, या फिर क्या कह सकते हैं कि आप कोई मूवमेंट लीड करो, ठीक है। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, बट देयर पोजीशन, ठीक है, जो पोजीशन थी उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया, ठीक है। उनकी सिचुएशन तब भी वैसी ही थी, ठीक है। उन्हें सेकेंडरी सीट पे ही रखा गया था, समझ में आया। अब मतलब मूवमेंट आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन विमेन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्हें ऐसा लगता था इतनी मेहनत करी कुछ भी नहीं, ठीक है, ये वाली स्थिति थी। अब अगर हम चीजों को फिर से यहाँ पे कनेक्ट करें तो एक बार मेरे साथ आप जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करोगे। आपने क्या देखा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, शहर में भी, मतलब गांव में भी, शहर में भी। गांव में जैसे देखोगे रिच पीजेंट्स, उन्होंने अपनी रेवेन्यू डिमांड्स कम करवाने के हिसाब से कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन क्या होता है वहां पे लिमिटेशन ये थी कि जब कांग्रेस ने कॉल ऑफ कर लिया मूवमेंट को, रेवेन्यू डिमांड रिड्यूस हुई नहीं, तो उन्होंने दूसरी बार में बोल दिया धत तेरी की, ठीक है, नहीं हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक, मूड बिगड़ गया उनका। फिर पुअर पीजेंट्स की बात करें तो पुअर पीजेंट्स का भी पार्टिसिपेशन था, लेकिन वो एट टाइम्स रेडिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते थे। और पुअर पीजेंट्स जो थे तो उनकी एक डिमांड ये थी कि नो रेंट कैंपेन्स वगैरह चलाए जाए, अनड्यू अनपेड रेंट जो है उससे उन्हें क्या मिल जाए, रेमिटेंस मिल जाए। तो अब कांग्रेस को यहाँ पे या तो ये चूज करें या तो ये चूज करें। कांग्रेस को दिखा इनके पास कम से कम पैसा तो है, तो कांग्रेस वाज मोर सपोर्टिव टू दी पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स रादर देन पुअर पीजेंट्स, ठीक है, इसीलिए अपोजिट में लगाया मैंने। आपको ये 5 ग्रुप ध्यान रहेंगे ना तो एक बार में याद आ जाएगा कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, किस तरह का उनका आइडिया था, क्यों ये अपोजिट में लिखा है मैंने। अब वही चीज आप टाउन्स में बात करेंगे तो टाउन्स में क्या देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, वर्कर्स भी थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या सोचा कि हमें अगर एक्सपैंड करना है तो ब्रिटिश रूल को हटाना होगा, लेकिन क्या होता है ब्रिटिश रूल हटता नहीं है। फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि यार कांग्रेस में कुछ लीडर्स तो सोशलिज्म की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिसरप्शन हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा जैसा चल रहा है चलने दो। वापिस जब रीलॉन्च किया गया तो दे वर नॉट एंथुसियास्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जब जहां इंडस्ट्रियलिस्ट चले गए तो फिर क्या है, वही एक म्यान में एक जंगल में 2 शेर कैसे रहेंगे, तो वही वाली दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वर्कर जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास थे तो वर्कर्स कांग्रेस के पास नहीं गए। स्टिल, ठीक है, गांधीयन फिलोसॉफी के हिसाब से कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, गांधीयन फिलोसफी के हिसाब से कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस को जब चूज करने की बारी आई तो कांग्रेस ने सोचा नहीं भैया ये तो पैसा दे देंगे तो इनका ही साथ देते हैं, ठीक है। और विमेन की बात करें तो गांव की भी महिलाओं ने भी, शहर की भी महिलाओं ने अपनी सैक्रेड ड्यूटी की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वाज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यही रहेगा कि यहां महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, वहां नहीं किया था। लेकिन इनके पार्टिसिपेशन के बावजूद भी विमेन पार्टिसिपेशन में क्या लिमिटेशन रह गई है कि उनकी जो पोजीशन थी उसमें कोई बहुत ज्यादा रेडिकल चेंज नहीं आया। देयर पोजीशन मतलब उनकी जो पोजीशन थी इट स्टिल रिमेन द सेम, ठीक है। उन्हें डोमेस्टिक चोर्स पे ही इंपॉर्टेंस दी गई। कांग्रेस इटसेल्फ वाज रिलक्टेंट टू गिव हाई पोजीशंस टू विमेन इन दी पार्टी, ठीक है। सो हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, आई होप आपको यहां पे एकदम क्लैरिटी मिल गई। अलग अलग ग्रुप, किस ग्रुप ने किस सोच के साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक्स यहां तक क्लियर हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रैप अप करेंगे कि आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा, उसके अंदर कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से ग्रुप्स ने, हु वर द पार्टिसिपेंट्स, ये देखा। पार्टिसिपेंट्स भी आपने देख लिए। अब लिमिटेशन क्या रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ कमियां भी थी, क्या कमियां थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।